हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी रूप में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली बेसिस पर आरआरबी एनटीपीसी की जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसके क्वेश्चंस को जो है हम लोग देखते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पर। आज हम लोग 30 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उसके बाद जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे और साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से आए थे। मतलब चारों कवर करेंगे हम लोग। और देखिए यहाँ पर हर एक क्वेश्चन कवर किया जाएगा एकदम 100% करेक्ट आंसर के साथ। तो आप लोग जुड़े रहिए और देखिए पूरा वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को आगे चल के बेनिफिट हो सके। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, एक बार जरूर देख लीजिएगा इस पूरे वीडियो को लास्ट तक कि कहीं आप एक परीक्षा में जाकर वो गलती ना कर दें जो यहाँ पर बच्चों से होती है। और बिल्कुल देख लीजिएगा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ताकि 1 या 2 नंबर आपके जरूर पक्के हो जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर था वो ये था कि ये पूछा था कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, ये पूछा गया था गुलाम वंश का संस्थापक। तो आपको मैंने बताया था अपने वीडियो में, इसमें जो हिस्ट्री का वीडियो प्रकाश सर ले रहे हैं उसमें, तो देखिए इसका जो आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक है। ठीक है, और 1206 में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, अगर गुलाम वंश की हम लोग बात करें, स्लेव डायनेस्टी की, यानी गुलाम वंश तो कब से कब तक चलता है देख लीजिए, ये भी देख लेते हैं। तो ये 1206 से 1290 तक चलता है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा था कि राष्ट्रमंडल खेल जो है, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का ये कहाँ आयोजित होने वाला है, का आयोजन पूछा था। ठीक है, का आयोजन पूछा था। तो इसका जो आंसर है वो है बर्मिंघम, बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन होगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि 1912 में, ठीक है, 1912 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो आंसर था वो देख लीजिए क्या होगा, लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग थे और ये 23 नवंबर 1910 से 4 अप्रैल 1916 तक गवर्नर बने रहे थे। देखिए इन्हीं के ऊपर बम फेंका गया था। ठीक है, हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था और 1911 में इन्होंने ही बंगाल विभाजन जो था, ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द किया था। ठीक है, रद्द किया था। ठीक है, और देखिए लॉर्ड हार्डिंग ने ही, इन्होंने ही 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाई थी। ठीक है, दिल्ली को कैपिटल बनाया था। तो ये सारी डिटेल्स हो गई। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि जो जोजिला टनल है, ठीक है, जो जोजिला दर्रा है, ठीक है, जोजिला दर्रा वो किस स्टेट में है, का स्टेट पूछा गया था। तो देखिए इसका जो आंसर है जोजिला हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था हमारा वो था कि जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए अगर पहले की बात करें तो पहले हमारे थे ऋषभदेव। ठीक, पहले हमारे ऋषभदेव थे। और दूसरे की अगर बात करें तो देखिए दूसरे में हमारे अजितनाथ थे। ठीक है, दूसरे हमारे अजितनाथ थे। और तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे हमारे पार्श्वनाथ थे। और अगर चौथे की बात करें तो देखिए चौथे कौन
ये 23वें थे पार्श्वनाथ। और अगर 24वें की बात करें तो 24वें हमारे महावीर स्वामी थे और ये लास्ट थे, अंतिम। ठीक है। और एक चीज और देख लीजिएगा कि 5वां व्रत इन्होंने दिया था। अभी तक सिर्फ 4 ही व्रत हुआ करते थे, यहां तक 4 व्रत हुआ करते थे। महावीर ने 5वां व्रत दिया था और वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य का व्रत दिया था। ठीक है, तो 5 व्रत इन्होंने दिए थे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि हमारी जितनी भी प्रीवियस जो भी एनालिसिस है उसको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो इसका आंसर वही हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था, वो हो जाएगा शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास हो जाएगा। और ये कौन से हैं? ये 25वें गवर्नर हैं, मैं आपको बता चुका था। और उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ये पूछा गया था कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में जुडिशियल कैपिटल कहाँ है? जुडिशियल कैपिटल जिसको कहते हैं न्यायिक राजधानी। ठीक है, न्यायिक राजधानी। उसके बाद ये पूछा गया था कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहाँ है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल या कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका राजधानी कहाँ पर है? और उसके बाद पूछा गया था कि लेजिस्लेटिव कैपिटल। ठीक है, लेजिस्लेटिव कैपिटल या विधायिका कहाँ है? ठीक है, विधायिका राजधानी। तो देखिए इसको भी देख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जुडिशियल की बात करूं तो है ब्लूम फाउंटेन में, ब्लूम फाउंटेन में है। ठीक है, अगर कार्यपालिका की बात करूं तो ये है प्रिटोरिया में। ठीक है, और अगर विधायिका की बात करूं तो ये है केप टाउन में। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये पूछा गया था कि जो रिपब्लिक नाम की पुस्तक है, रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पुस्तक के लेखक। ठीक है, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ये एक दार्शनिक थे, ग्रीक के, एंशियंट ग्रीक के दार्शनिक थे। ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी हैं और इन्होंने ही ये बुक लिखी थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? ठीक है, कितना बाइट होता है ये पूछा गया था। तो ये बहुत सिंपल है। देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर 1 एमबी की बात करूं तो 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करूं 1 जीबी में तो 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। और अगर उसके बाद बात करूं 1 टीबी में तो देखिए 1 टीबी में 1024 जीबी होते हैं। और अगर 1 केबी की मैं बात करूं तो 1 केबी में देखिए भाई 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, और अगर 1 बाइट की मैं बात करूं, यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर 1 बाइट की मैं बात करूं तो 1 बाइट में देखिए 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बाकी सब 1024 ही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो पूछा गया था वो था कि दाची ग्राम, ठीक है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, किस स्टेट में? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, देखिए क्या, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो था कि देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। ठीक है, वित्त आयोग अध्यक्ष, और इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका है एनके सिंह जी हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसका गठन वित्त आयोग का किस आर्टिकल के अंदर होता है? आर्टिकल 280 के तहत। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, 279 में क्या है आर्टिकल? जीएसटी। ठीक है,
और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था कि योजना आयोग का नया नाम पूछा गया था, का नाम बदल कर क्या हुआ ये पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कौन सी योजना, इसमें पूछा गया था कि पीएम की कौन सी योजना, ठीक है, कौन सी योजना गिनीज बुक में नाम दर्ज कराई है, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो देखिए अगर इसके आंसर की बात करें तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, और वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशरीज थे और हाईली सक्सेसफुल ये थी, और ये किसके लिए थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इसको दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि बारादोली सत्याग्रह, इसमें पूछा गया था कि बारादोली सत्याग्रह जो है, ठीक है, बारादोली सत्याग्रह, इसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, ये पूछा गया था, नेतृत्व किसने किया, ये पूछा गया था। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर अन्य कांग्रेस के लोगों से मिलते हैं और वर्ष 1928 में यहीं पर इनको बारादोली की जो महिलाएं हैं, ठीक है, बारादोली की महिलाएं इन्हें सरदार की उपाधि देती हैं। ठीक है, सरदार की उपाधि देती हैं, तो इस बात को भी याद रखिएगा, इनको सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी। उसके बाद देखिए ये पूछा था कि इनमें से कालिदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो कालिदास की सभी रचनाएं एक बार हम लोग देख लेते हैं, कालिदास की रचनाएं एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कालिदास की रचनाएं एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसमें अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, अभिज्ञान शकुंतलम, ये एक इनकी रचना है बहुत अच्छी। और उसके बाद देखिए विक्रमोर्वशी, विक्रमोर्वशी ये हो गई। और उसके बाद देखिए एक है मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र, ठीक है, इसमें देखिए मालविका और शुंग वंश के जो राजा थे अग्निमित्र यानी पुष्यमित्र शुंग का लड़का, उनकी कहानी वर्णित है, तो ये भी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद रघुवंशम है, ठीक है, और उसके बाद अगर देखिए तो कुमार संभव है, इनकी एक रचना कुमार संभव। और अगर एक रचना और की बात करें तो मेघदूत है इनकी एक रचना। और एक और रचना इनकी है देखिए ऋतु संहार, ठीक है, ऋतु संहार इनकी एक रचना है। इतनी सारी रचनाएं अगर आप याद कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें से कोई ना कोई पूछ लेगा, ठीक है, कोई ना कोई पूछ लेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निपाह वायरस के बारे में देखिए पूछ लिया, 2019-18 का क्वेश्चन है। निपाह वायरस किस राज्य से फैला था, ठीक है, किस राज्य से फैला, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये केरल राज्य से फैला था। ठीक है, और इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट थी यानी मृत्यु दर वो 100% थी। ठीक, और एक चीज और देख लेते हैं, इसका कैरियर कौन था। तो देखिए इसका कैरियर था रैट, अरे माफ कीजिएगा ये बैट था, ठीक है, चमगादड़। उसके बाद देखिए ये पूछा गया था, हमारा अगला क्वेश्चन था कि भारत का 29वां राज्य कौन सा था, भारत का 29वां राज्य कौन सा था, ठीक है, कौन सा था ये पूछा गया था। तो ये देखिए तेलंगाना है। इससे पहले पिछले वीडियो में इसके सीएम के बारे में और गवर्नर के बारे में पूछ चुका है, पता नहीं क्यों इतना फेवरेट रखा तेलंगाना को। ये वर्ष 2014 2 जून को बना था, ठीक है,
तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन जो पूछा था कि DHCP का फुल फॉर्म। देखिए मैंने आपको बताया था कि फुल फॉर्म बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं हर एक चीज का फुल फॉर्म बता देता हूं। तो देखिए अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद देखिए ये एक सीरीज पूछी गई थी 6, 12, 20, 30, 42। ये सीरीज एक पूछी गई थी और ये पूछा गया था कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी देख लेते हैं। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसकी जगह पर क्या आएगा। उसके बाद देखिए एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये ट्रायंगल एक दिया हुआ था 64, यहाँ 36 था और यहाँ पर 49 था और बीच में पूछा गया था। देखिए अगर इसको एक बार हम सॉल्व कर ले तो यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 8 डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 10 डिफरेंस है और यहाँ पर देखा जाए तो 12 है, तो यहाँ पर 14 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 54। अगर 42 में हम लोग 14 जोड़े तो कितना आ जाएगा 54। तो 54 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 121 है, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 100 है। तो देखिए ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। यानी ये देखिए 6, 7 और 8 ऐसे चल रहा है। ठीक है, और बीच में पूछा था कि क्या होगा और यहाँ पर भी पूछा था क्या होगा। तो 9 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बीच में पूछा था तो यहाँ पर बीच में 9, 10, 11, यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है और उसके बाद पूछा था कि यदि सी डी की बहन है, ठीक है बहन है, तो बी का ई से क्या रिश्ता होगा। ठीक है, ये प्रकाश सर ने अपने वीडियो में कराया है और कई बार कराया, बहुत मेहनत से कराया है। तो ये हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएं। अगर आप इसको रिलीजियसली वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसके बाद देखते हैं कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, और उसने मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है, 10% डिस्काउंट दिया है और उसके बाद दिया हुआ है कि वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपए में मिली थी कितने दाम पर। ठीक है, वह किसी वस्तु को जो उसे 900 रुपए में मिली थी कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस उसको पड़ी थी 900 रुपए, अब वो कितने पे एमपी रखे कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है, वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपए में मिली थी कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 90/110 इंटू 110/90 और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए। देखिए आपको वैसे आंसर मैं बता देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1100। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अब यहाँ ये शिफ्ट 1 तक था, अब यहाँ से हम लोग शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, शिफ्ट 2 में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पर डिस्कस करेंगे और जहां तक है आप लोगों ने इसको देखा भी होगा और आपको कैसा लगा ये सब आप मुझे देखकर बताइएगा और हम लोग डिस्कस करते हैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। ठीक है,
इसमें अगर देखें तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए योजनाओं से पूछ रहा है। ठीक, तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये लॉन्च कब की गई थी, ये पूछा गया था। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो ये था कि 2019 का पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी ये पूछा था। तो देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब मैं आपको इसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, देखिए, और इसकी थीम की अगर हम लोग बात करें तो इसकी थीम क्या थी, बीट एयर पॉल्यूशन। इसको याद रखिएगा आप लोग, बीट एयर पॉल्यूशन इसकी थीम थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नृत्य में भी पूछा गया, डांस में भी। और अगर आपने हमारा आर्ट एंड कल्चर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस का एक और क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर देखिए, और वो क्वेश्चन था कि जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी ये किस स्टेट का, इसका स्टेट पूछ लिया है। देखिए मैंने आपको बताया ही था कि ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। और कथक कहाँ का है, देखिए कथक यूपी का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, वहां पर मैंने सारी चीजें डिस्कस की हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा क्या था। अगला क्वेश्चन हमारा था कि 2021 में ओलंपिक कहाँ पर होगा। ठीक है, ये पूछा था ओलंपिक कहाँ होगा। और देखिए इसका जो आंसर है वो है टोक्यो जापान में होना है। ठीक है, टोक्यो जापान में होना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, स्थापना का वर्ष पूछा था। तो देखिए अगर इसरो की स्थापना का वर्ष हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो था कि जो कोलेरू झील है, कोलेरू झील ये कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि ताजमहल की नींव किस सन में रखी गई, ये पूछा था ताजमहल की नींव किस सन में रखी गई है। तो देखिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सन 1632 में शाहजहां के द्वारा रखाई गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि आर के नारायण द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। ठीक है, लिखित पुस्तक, तो इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वो किस भाग में दिए हैं। तो ये मैंने आपको कल बताया ही था वीडियो डिस्कस करते समय कि भाग 3 में दिए हैं। नहीं बताया तो याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पूछा था कि बरगद का जो पेड़ है, बरगद के पेड़ का साइंटिफिक नाम क्या है। ठीक है, साइंटिफिक नेम पूछा था। तो इसका देखिए क्या आंसर हो जाएगा, फाइकस वेनगेलेंसिस। ठीक है, वेनगेलेंसिस, फाइकस वेनगेलेंसिस इसका नाम है। उसके बाद पूछा था कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, ये पूछा था। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्यभट्ट जो हमारा पहला उपग्रह है, आर्यभट्ट उपग्रह
कब लॉन्च हुआ ये पूछा गया था। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था और ये हमारा प्रथम उपग्रह था। ठीक है, प्रथम उपग्रह था। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि राज्यसभा की सदस्यों की मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या, ये पूछा गया था। तो ये देखिए 250 सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था फेसबुक के संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है ये पूछा गया था। तो देखिए इसका जो आंसर है, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहे, ये मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ये न्यूज में थे, तो इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद नोबेल प्राइज, देखिए नोबेल प्राइज आपका एक वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ये पूछा था नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देखिए ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से हैं, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और वो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। चिकित्सा में दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद भौतिकी में दिया जाता है यानी फिजिक्स में, उसके बाद रसायन यानी केमिस्ट्री में दिया जाता है, उसके बाद साहित्य में दिया जाता है यानी लिटरेचर में, उसके बाद शांति में दिया जाता है। और इस बार 2020 में शांति में पुरस्कार किसको मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। और उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। तो ये हमारे नोबेल पुरस्कार हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आज की सेट के जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे डिस्कस करा दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जीएस के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चन, ये सारे, और साथ में देखिए जीएस, रीजनिंग, मैथ और सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं फुल एनालिसिस के साथ। ठीक है, एनालिसिस के साथ और 100% करेक्ट आंसर के साथ डिस्कस किए गए हैं। अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ही चैनल है भाई, सब्सक्राइब करें इसको और हमारी फैमिली से जुड़े। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।